Very good morning, dear students. Today we are going to start with a very important chapter of chemistry for plus one standard, on which many chapters of plus two are based upon. Rather, whole of our chemistry is based upon chemical bonding. May it be organic chemistry, may it be inorganic chemistry, is very important chapter which will definitely help you quite a lot in understanding the subject as such. So let's start with the chemical bonding. First of all, I shall like to tell you what exactly is a chemical bond. तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, उनको कोई फोर्स पकड़ के रखती है, तो वो जो फोर्स एटम्स को पकड़ के रखती है उसको हम केमिकल बॉन्ड कह देते हैं. जैसे सपोज कीजिए आपके पास H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो उसमें जो दो हाइड्रोजन एटम हैं उनको पकड़ के रखना है, दोनों एटम ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है ताकि वो मॉलिक्यूल के अंदर रहें. तो वो जो फोर्स है ना, जो कि एटम्स को पकड़ करके रखती है मॉलिक्यूल के अंदर, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक है. नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन राइज होता है कि एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं. देखिए, एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट या डिप्लेट कंप्लीट कर सकें. तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन राइज होता है कि ऑक्टेट या डिप्लेट क्या है. ऑक्टेट होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना, और डिप्लेट होता है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना. जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नोबल गैसेस में एक नोबल गैस ऐसी होती है हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जब एटम है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनाना चाहते हैं. क्यों बनाना चाहते हैं? बिकॉज नोबल गैसेस हमने पढ़ा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती हैं और उनका एक स्पेशल प्लेस है पीरियोडिक टेबल में भी, आपने पिछला चैप्टर पढ़ा. लाइक उनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है अपने पीरियड में, नॉन रिएक्टिव होती हैं, एंड दे आर स्टेबल इन मैनी टर्म्स. तो बाकी एटम चाहते हैं कि हम भी नोबल गैसेस की तरह बने. तो अगर किसी एटम को नोबल गैस की तरह बनना है तो उसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि जो हीलियम गैस है वो नोबल गैस है और उसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही 2 होते हैं. तो जो हीलियम के आसपास वाले एटम हैं वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, 1 होता है या 3 होता है, वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. बाकी जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. लाइक आउटर मोस्ट शेल में उनके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ. नियॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हो? 8. आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हो? 8. क्रिप्टन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हो? 8. जबकि हीलियम नोबल गैस जो है उसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. क्रिप्टॉन के नीचे जिनॉन होता है, जिनोन एक्सी के साथ लिखते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और क्रिप्टन के भी जिनॉन के बाद रेडॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो सारे एटम्स जो हैं वो क्या ट्राई करते हैं? ऑक्टेट को एक्वायर करने की, ऑक्टेट को अचीव करने की, ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी जो है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो जाए. ये क्लियर हो गया आपको? ओके. तो
अब हमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स जो हैं इस चैप्टर में यूज़ होंगी। उनमें से एक है लुईस सिंबल्स क्या होते हैं, या लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है। ऐसा है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो उसके जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसको डॉट की फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज़ अ लुईस सिंबल। दिस यू हैव स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड। तो जैसे लिथियम है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के साथ एक डॉट बना दिए हैं, यानी कि लिथियम का लुईस सिंबल जो है वो ये हो गया। आगे बेरिलियम पे चले जाते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है, यानी कि बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए बेरिलियम के साथ। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डॉट्स के साथ दिखाते हैं, तो इनको लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहा जाता है। तो हम लुईस सिंबल लिखना ही क्यों चाहते हैं? इट्स ओके। एक्चुअली जब रिएक्शंस होते हैं ना, तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले शेल के या वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के चांसेस जो हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं, राइट? तो these are the outermost shell electron which basically participate in the chemical reactions. So that is why we wanted कि जो इनके outermost shell के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम यहाँ पे दिखा दें, तो वो लुईस सिंबल बन जाएगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 3 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सो वी हैव ड्रॉन हेयर 3 डॉट्स, 3 डॉट्स हमने यहाँ पे शो करे हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ एक डॉट बना दिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डॉट्स बना दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट्स हमने बना दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 5। You understand? So this is going to be quite important for you, that you have to know how to write the Lewis symbols. Once you know how to write the Lewis symbols, it will be easier in the organic chemistry, in the inorganic chemistry, in the chemistry as a whole, that you understand the subject. So it's one of the most important chapter of the chemistry, right? Okay. नेक्स्ट चलते हैं लुईस सिंबल पे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, राइट? तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6। नियोन पे चले जाते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। नियोन आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वी हैव शोन हियर। मैग्नीशियम 2 8 2, तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वी हैव ड्रॉन हियर 2 डॉट्स। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, configuration is 2 8 3, so we have drawn here 3 dots. Got it? तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये पता चल गया होगा कि लुईस सिंबल जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो अगला जो काम है या क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एटम है
ये कंबाइन कैसे करते हैं। ये जो एटम हैं आपस में कंबाइन करने के इनके 3 मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्डिंग, दूसरा मेथड होता है कोवलेंट बॉन्डिंग और तीसरा मेथड होता है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्डिंग। तो इन 3 मेथड्स की हेल्प से वी शैल अंडरस्टैंड हाउ डू एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा because you have done such kind of work in the lower classes also. Now we have first kind of bonding, that is आयनिक और इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्डिंग। हम पढ़ेंगे कि आयनिक और इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। बच्चे, आयनिक या इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्डिंग में एक एटम से, नॉर्मली वो मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र होके दूसरे एटम में चले जाते हैं। नॉर्मली वो नॉन मेटल होता है। सो देयर इज़ ए कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो उसके रिजल्ट में एक एटम कैटायन बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो कैटायन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो आनायन बन जाता है। अच्छा, मैं आपको चलो एग्जाम्पल्स शो करता हूँ तो आपको डेफिनेशन बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल से बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। तो मैं सबसे पहली जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281 लुईस सिंबल दिखाया हुआ है। तो इसके डॉट रिप्रेजेंटेशन में लुईस सिंबल में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है। तो जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को ऑक्टेट अचीव करना है और दोनों को कंबाइन भी करना है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसका ऑक्टेट अचीव हो जाएगा 28, यानी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे। ये भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को या ऑक्टेट को अचीव कर लेगी। सो डेफिनेशन सेज देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। Atom that loses electron is normally a metal, and atom that gains electron is normally a non-metal. Now atom which loses electron becomes cation. तो sodium has lost its electron, तो सोडियम लूजेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम जो है वो कैटायन बन जाता है। एंड क्लोरीन हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका भी ऑक्टेट बच्चा कंप्लीट हो गया और क्लोराइड आयन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स हैं। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। सो दे आर oppositely charged ions. Now, definitely, whensoever there are opposite charges, they are going to attract each other. And since they are going to attract each other, there must be certain forces with the help of which they attract each other. तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो Na+ और Cl- नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? NaCl आ जाता है। गॉट इट? तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इस तरह से there is a complete transference of electron from one atom to another, resulting in formation of cation and anion, each of which achieve its octet or duplet depending upon nature of cation and anion, and it result in formation of ionic compounds. This is one example. Come to the second example. हम second example में कैल्शियम फ्लोराइड की एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2882। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन 2 दिखा दिए क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं।
तो अगर फुलरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक ही गेन करेगा, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक फुलरीन और दिखा दिया, इसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस फुलरीन को चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन इस फुलरीन को चाहिए। तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये फुलराइड बन जाएगा, ये भी फुलराइड बन जाएगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 8 और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 8। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। तो ये 8 यहाँ पे फालतू था, ये मैंने रब कर दिया। तो अब आपको पता चल गया कि दोनों फुलराइड का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और फुलराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इनको कैसे लिख सकते हैं? एक कैल्शियम है और 2 फुलरीन है, तो व्हाट यू हैव टू राइट देम? कैल्शियम फुलराइड। So this is how CaF2 is formed. Got it? अच्छा, तो आपने ये देखा कि मैंने इरेज करा है। हाँ भाई, लिखते वक्त कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो फिर ये क्लास में हम ये तो नहीं कह सकते हम बाद में इरेज करके आपको नोट सेंड करेंगे। तो हमें अपना सारा पैराफर्नेलिया साथ ही रख के बैठना पड़ता है। जैसे बोर्ड पे लिखते लिखते कई बार कोई चीज़ लिखी जाए तो टीचर उसको डस्टर से रब कर देता है ना, इज़ लाइक दैट। तो ऑनलाइन दिनों में यही हमारे डस्टर्स हैं जो इरेजर्स हैं। ओके, चलो थर्ड हम चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ऑक्सीजन को कहता है मैं तेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ऑक्सीजन कहती नो प्रॉब्लम, अपने जैसा एक और सोडियम ले आओ, हम उससे एक और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सोडियम कहता फाइन, वो जाता है अपने जैसा एक और सोडियम को लेके आ जाता है। तो दोनों के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम शिफ्ट करता है, ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्सीजन पे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी सोडियम ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। और जो दोनों सोडियम हैं, 2 है ना, ये वाला और ये वाला, तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। और ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर उतने नेगेटिव चार्ज आते हैं। जैसे एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+, इस सोडियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए 2 नेगेटिव। तो 2 सोडियम है ना, तो Na2 हो गया और साथ में क्या आ गया? ऑक्सीजन। इस तरह से हमने क्या बना लिया? सोडियम ऑक्साइड। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड एग्जाम्पल थी। तो हम ऐसे और भी बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वो जैसे ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं कि ट्राई मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ये 3 एग्जाम्पल आप नोट्स जब आप मुझे सेंड करोगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ऐसे ही बना के भेजना, कैल्शियम सल्फाइड की एग्जाम्पल बना के भेजना और सोडियम सल्फाइड की एग्जाम्पल आप मुझे सेंड करना। ठीक है बच्चा? तो ये था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बना। अब हमारे पास अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रोवैलेंसी की। तो ये पेज मैं इसलिए नहीं हटा रहा कि मुझे इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन को यहाँ से एक्सप्लेन करना है। ऐसा है, इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन में बताना है कि जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उसकी इतनी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम
2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई, और फुलरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक फुलरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो फुलरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। ऐसे ही ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी 1 लूज कर रहा है, तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। लेकिन ऑक्सीजन इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। गॉट इट? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? फाइन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके क्या है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये एक्सरे स्टडीज इनकी की जाती है। जब ये सॉलिड होते हैं पहले तो ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में केज लाइक स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड है, केज लाइक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनोयन होता है। एक्सरे स्टडी से हमें पता चलता है। तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट 12th स्टैंडर्ड में अगले साल। तो उसमें हमने सोडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का, या कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में हैं। एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स के लिए तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको वो स्ट्रक्चर एक दिखाना पड़ेगा, पर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर में ये बताया गया है कि एक सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट में या सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ NaCl अरेंज्ड हैं, हर Na प्लस को 6Cl नेगेटिव टच करते हैं। हर Na प्लस को 6Cl नेगेटिव टच करते हैं। ये जैसे Na है, इसको 6Cl नेगेटिव टच करेंगे। 2, ये हाइपोथेटिकल है। 3, हाइपोथेटिकल मतलब फिगर हाइपोथेटिकल है, काम नहीं हाइपोथेटिकल। ये तो एक्सरे स्टडी से पता चल जाता है। तो 4, 5, 6, तो ये 6Cl नेगेटिव Na प्लस को टच कर रहे हैं। तो एक कैटायन को जितने एनोयन टच करते हैं या एक एनोयन को कितने कैटायन टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। लाइक आपके पास ये क्लोराइड है, तो इसको 6 सोडियम टच कर रहे हैं, 6 सोडियम टच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 6 Na प्लस टच कर रहे हैं। तो एक कैटायन को जितने एनोयन टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 6। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इज ऑल्सो 6। क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है? 6 है। तो +1 में इतना बता के बच्चों को छोड़ देते हैं, ठीक है। बट मैं आपके लिए एक फिगर जो है
अपने कंप्यूटर से निकाल के प्रिंट आउट लाया हूँ, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आपको बताना है। ये एक हाइपोथेटिकल सी डायग्राम है ये वाली जो, लेकिन ये जो मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये ट्रू है। ये एक्सरेज की हेल्प से देखा गया कि एक Na+ को 6 Cl नेगेटिव टच करते हैं और दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक क्लोराइड को 6 सोडियम टच करते हैं एंड दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, फिगर हाइपोथेटिकल है। तो इसकी अच्छी सी फिगर मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा। तो वो ये मेरे पास फिगर है। ये है सोडियम क्लोराइड का रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअली इनके, उसमें बहुत सारे सोडियम और बहुत सारे क्लोराइड होते हैं। तो ये जो हॉलो सा है वो Na+ है, तो ये आपका Na+ है। और ये जो डार्क ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं ये Cl नेगेटिव है। अब आप काउंट कीजिए कि इस Na+ को, ये आपका Na+ हो गया, इसको कितने Cl टच कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। यहाँ से शुरू करते हैं, एक, इसको ये टच करते हैं। तो हम अगर टच करता हुआ दिखाएंगे तो वैसे फिगर बन जाएगी। तो हम ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि ये क्लोराइड आयन, ये जो ब्लैक वाला क्लोराइड है ये इसको टच कर रहा है 1, ये भी इसको टच कर रहा है 2, ये भी इसको टच कर रहा है 3, ये भी इसको टच कर रहा है 4। अब यहाँ से देखिए ये लाइन यहाँ तक जा रही है। ये लाइन इसलिए बना देते हैं कि डायग्राम का मेस ना बन जाए। तो ये लाइन का मतलब यही होता है कि ये इसको टच कर रहा है, ये 5th हो गया, और ये क्लोराइड आयन भी इसको टच कर रहा है, डॉटेड लाइन के साथ दिखाया हुआ है 6, यानी कि Na+ को 6 Cl नेगेटिव टच कर रहे हैं। सो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे चैप्टर का नाम भी सॉलिड स्टेट लिखा हुआ है, बिकॉज सॉलिड स्टेट चैप्टर आपके, हाँ हमें एग्जामिनेशन में कभी फिगर्स वगैरह नहीं बनानी होती, ना ही वो हमें आती हैं, ना 12th स्टैंडर्ड में ना 11th स्टैंडर्ड में। ये फिगर बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें न्यूमेरिकल्स करवाने होते हैं ना एक्चुअली। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये फिगर्स उनको करवानी पड़ती है। तो न्यूमेरिकल्स तभी निकलते हैं जब ये फिगर्स हम उनको 12th में समझाते हैं, और वो चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, दैट विल टेक अप इन द +2 स्टैंडर्ड। बट आज के दिन के लिए जो फर्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग का लेना चाहूँगा वो यहाँ तक है, जिसमें आपने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट लेक्चर ऑफ this chemical bonding. I'm very sure this is clear to you. Thank you very much. Have a nice day.